नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में MCQ सीरीज़ में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ठीक है, हम लोग हाजिर है आप लोगों के सामने मूल अधिकार के MCQs वगैरह लेकर। ठीक है, चलो तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि मूल अधिकार का जो पूरा अध्याय है उसे अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले उसे देखते हैं कि क्या कहा उसने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन एक भिन्न वर्ग में आता है। ठीक है, अलग अलग श्रेणियां बनी, समानता, स्वतंत्रता, शोषण वाली तमाम जो श्रेणियां बनी है उसके अंदर कौन सा इन अनुच्छेदों में से भिन्न श्रेणी का बताना है। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 14, ठीक है, समानता की बात करता है विधि के समक्ष। फिर अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता की बात करता है कि राज्य इन फलाना फलाना सर्टेन ग्राउंड्स पर किसी भी तरह का विभेद स्थापित नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता देता है। ठीक है, लेकिन आपका जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 क्या करता है, अनुच्छेद 19 आपको स्वतंत्रता वाली श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, जो स्वतंत्रता वाले आर्टिकल हैं उसके अंदर आता है। ठीक है, 19 से 22 वाली श्रेणी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं इसका। ठीक है, दिए गए अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 19 अन्यों में से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। अलग अलग तरह की समता स्थापित की गई है। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए। ठीक है, तो यहां पर यह भी कैटेगरी डिसाइड कर दी है कि ये किसके लिए है, ये सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, वे लोग जो भारत के नागरिक हैं। और आपका जो अनुच्छेद 14 है ये विधि के समक्ष सभी लोगों को समान मानेगा। ठीक है ना, सभी को। इसके अंदर आपके एलियंस भी आ गए, एलियंस बोले तो विदेशी नागरिक भी। ठीक है ना, फॉरेनर्स भी आ गए इसके अंदर। ठीक है ना, विदेशी नागरिक भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। बाकी आपका अनुच्छेद 15 जो सामाजिक समानता की बात करता है, तो भाई भारतीय समाज की बात कर रहे हैं। अवसर तो भाई सीधी बात है, पहले भारतीय लोगों को अवसर की समानता दी जाएगी। और 19 तो भारतीय और नागरिकों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, समानता के मौलिक अधिकार की बात की जा रही है। ठीक है ना, कि किस तरह की समानता भारत देश के अंदर दी जाएगी। ठीक है ना, किस समानता, ठीक है ना, किस तरह की इक्वलिटी की बात की जाएगी। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कानून के समक्ष समता। ठीक है, तो बिल्कुल ये है जो हमारे अनुच्छेद 14 के अंदर जिक्र है। सामाजिक समानता मैंने आप लोगों को कहा अनुच्छेद 15 के अंदर है। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के अंदर है। लेकिन आर्थिक समानता का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, यहाँ व्यक्ति अपनी पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से अपने काम करेगा, उससे अवसर दिया जाएगा। ठीक है, कैसा दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। वो अवसर के आधार पर अपनी क्षमताओं का विकास करे और अपने हिसाब से जो चाहे वो कार्य, ऑक्यूपेशन वगैरह हर चीज की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से कमाए। तो आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसका एक्सप्लेनेशन देख लो। कानून के समक्ष समानता, ठीक है, किसके अंदर है, अनुच्छेद 14 के तहत है। सामाजिक समानता की बात की गई है अनुच्छेद 15 के अंदर, तथा अवसर की समानता की बात की गई 16 के तहत। समानता के मौलिक अधिकारों में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। चलो तीसरा प्रश्न, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है। कहां जो अंडर एज के जो बच्चे हैं उनके नियोजन, उनके एम्प्लॉयमेंट या फिर उनसे काम करवाने से सीधा संबंधित आर्टिकल है। ठीक है, तो 19 नहीं, 17 अस्पृश्यता, 23 नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है। ठीक है ना, खरीद फरोख्त इंसानों की। और अनुच्छेद 24 जो है ये किसका जिक्र करता है आपके, तो द डी इज द राइट आंसर। तो यहां पर क्या होगा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, उन्हें रोका गया है कि उन 14 साल से छोटे बच्चों को आप कैसे कारखानों या खतरनाक काम जो होंगे उनके अंदर आप उन्हें इंडल्ज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, तो सीधी बात है, हम सभी लोग जानते हैं कि किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, 14। फिर वही समक्ष समानता, आपका राइट टू लाइफ, दैहिक स्वतंत्रता, आपका अस्पृश्यता। ठीक है, किसी भी तरह का अस्पृश्यता का व्यवहार करना,
या इससे उपजी कोई निर्योग्यता अगर होगी, इस चीज के लागू करने से अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का अगर उसका बाधित होता है उसका विकास या कार्य, तब भी वो अपराध माना जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, अंदर 14 के अंदर विधि के समक्ष समानता होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं 2 क्लॉज आते हैं। इसका पहला नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। इक्वल प्रोटेक्शन वाला पॉजिटिव और इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो नेगेटिव के अंदर माना जाता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत ये सब कुछ लगभग कवर करता है कि इन किसी भी विकास में इस तरह के इस श्रेणी के किसी भी अगर अधिकार में अगर उन्हें कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो उसके कारण सबसे पहला किस अनुच्छेद में प्रोविजन किया गया? तो क्या 20 में किया गया? नहीं, 19 में नहीं, 18 में नहीं, बल्कि किसमें? अनुच्छेद 17। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो भारतीय संविधान के भाग 3, ठीक है, मौलिक अधिकार का जिक्र कहां है? अध्याय 3 में, भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण, ठीक है ना, बोलने में, पत्र व्यवहार में, ठीक है ना, किसी भी तरह से जो आप अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर सकते हैं, वैसा कोई भी काम आपको इस तरीके से नहीं करना है जिससे अस्पृश्यता को बढ़ावा मिले। ठीक है, साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय माना गया है। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों का समता का अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति को एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, इससे अनुसूचित जाति ज्यादा पीड़ित होती है, अनुसूचित जनजातियों को तो फिर भी अछूत के अंदर नहीं माना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वर्डिक्ट्स आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आंतरिक भ्रमण जो होता है वो अनुच्छेद 19 से प्रोटेक्ट करता है और बाह्य भ्रमण जो होगा वो आपका अनुच्छेद 21 के अंदर आएगा। ठीक है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो, जसवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर नई दिल्ली, ठीक है, कब आया था? 1957। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी कौन है? इंदिरा गांधी जी की बहू, ठीक है, वर्तमान सांसद बीजेपी से, के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण, जाना आना, अर्थात इच्छानुसार कभी भी कहीं भी जाने का अधिकार आता है। इसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। तो विदेश भ्रमण कैसा हो गया? देश से बाह्य, ठीक है ना, तो बाह्य भ्रमण की आजादी जो होगी वो आपकी 21 में कवर होगी और आंतरिक भ्रमण की जो आजादी होगी कहीं पर भी जाने की आर्टिकल 19 के अंदर कवर होता है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। हु विल प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स? सो सीधी बात है, द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन करता है? सीधी बात है, जुडिशरी करेगी। तो यहां पर कौन होगा? न्यायपालिका को कहा गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया? न्यायपालिका को कहा गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कई सारे लोग जल्दी जल्दी में संसद टिक करके आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को B.R. अम्बेडकर साहब द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? अम्बेडकर साहब सीधी बात है, पढ़े लिखे इतने दिग्गज व्यक्ति, उनका साफ मानना था कि किसी भी देश के अंदर अगर आपने अधिकार दिए हैं, अधिकारों की अगर गारंटी नहीं होगी या अधिकारों का प्रवर्तन में लाना अगर संभव नहीं होगा, और वो प्रवर्तन में कौन लाएगा, और जो लाएगा क्या उस तक लोगों की पहुंच होगी, तो वो किस अनुच्छेद के तहत होगी? इसलिए उन लोगों ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और वो किसके अंदर कवर होता है? आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, कि अगर ऐसा लागू नहीं होता है तो वो उसे अपने लागू कैसे करवाएगा? ठीक है, पूरी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा इन्होंने? संविधान की आत्मा कहा, कि अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। फिर उनका कथन था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवा किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया। तो कई सारे लोगों ने इसे कहा है, लेकिन यहां पूछा गया है अंबेडकर साहब का, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, कि इसके बिना
सारा मूल अधिकारों का पूरा चैप्टर, उसका प्रवर्तनीय होना, तमाम जो चीजें होंगी वो खंडित हो जाएंगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल कैपेसिटी, ठीक है ना, अगर उसे उसका अनन अगर होता है, कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तो उसे लागू करवाने के लिए उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो कौन सी रिट जारी होगी? ठीक है, मैंडेमस नहीं, कोवारंटो नहीं, हिबियस कॉर्पस, सर्सरी, तो कौन सा आएगा? हिबियस कॉर्पस। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, कारण जानने का अधिकार, ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का, सशरीर प्रस्तुत करने का अधिकार, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मारकर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हिबियस कॉर्पस, जिसे हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे डिटेन किया गया है, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण उपस्थित करना, ठीक है, याचिका दायर की जा सकती है। यह रिट किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करती है। द मजिस्ट्रेट विल डिसाइड कि इसका जो अरेस्ट है, इसका जो डिटेंशन है वो लीगल है या इलीगल है। ठीक है, अगर लीगल होगा तो ही उसे उसकी परमिशन से रखा जाएगा, इलीगल अगर हुआ तो उसे छोड़ने का आदेश मजिस्ट्रेट खुद जारी करेगा। ठीक है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? ठीक है, तो यहां जुडिशरी को जब ये लगा कि भाई मूल अधिकारों को भी इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है और बहुत ज्यादा कम किया जा रहा है, ठीक है, अब मूल अधिकारों को अगर इस तरह से किया जाएगा तो लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर व्यक्तिगत विकास कैसे सुनिश्चित होगा व्यक्ति का? ठीक है, तो यहां पर किस वाद में हम लोग कहेंगे जहां से इस पर थोड़ा कंट्रोल लगाया गया है? ठीक है ना, तो केशवानंद भारती केस। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। द करेक्ट आंसर इज ए। तो हम लोग इसका पूरा व्याख्या आपको समझा देता हूं। और ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, तत्पश्चात 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद में अभिनिर्धारित, मतलब कहा कि संसद संविधान द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मतलब 51 में शंकरी प्रसाद वाद और सज्जन सिंह बनाम राजस्थानवाद दोनों में कहा कि ठीक है कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, फंडामेंटल राइट के अंदर अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तदंतर 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद व सज्जन सिंह बनाम वाद में निवृत्त संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय दिया। चूंकि वर्तमान में नवीनतम निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आधार पर संसद को मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है किंतु असीमित नहीं, और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। ठीक है, जिस उद्देश्य से मूल अधिकारों को लागू किया गया है, जिस उद्देश्य से हमारी प्रेम्बल को हम लोगों ने इसके अंदर लिया है भारतीय संविधान के इंट्रोडक्शन के तौर पर, और पूरे के पूरे संविधान की अगर मौलिकता को अगर वो खंडित करेगा कोई भी ऐसा संविधान संशोधन, तो क्या किया उसने? मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। ठीक है, मूल ढांचे का सिद्धांत कैसे उपजता है? हम लोगों ने विधि की दो प्रक्रिया देखी, एक हम लोगों ने देखी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दूसरी हम लोग देखते हैं विधि की उचित प्रक्रिया। ठीक है, यहां यह चेक किया जाता है कि जो विधि बनी है वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर इनवैलिड होगी तो उसे शून्य करार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मूल ढांचे के सिद्धांत के पहले तक हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो करते थे, लेकिन 73 के बाद से हम इस चीज का इमरजेंस मानते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी भारतीय जुडिशरी ने फॉलो करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये था आपके एमसीक्यू से। थैंक यू।